मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। मैं हूं संदीप भट्ट। नमस्कार, शुभ प्रभात और गुड मॉर्निंग। वैसे अगर मैं अपने हाल की बात करूं तो वो आजकल बहुत ही खराब रहा है भाई। इतनी गर्मी जो हो रही है आजकल, और अगर आप भी मेरी तरह नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो मेरी तरह ही आपका भी इस गर्मी ने हाल बेहाल करके रखा होगा। काश कोई तो होता जो सूर्य देवता को ये समझा पाता कि अब तो बस करे, बहुत आग बरसा ली। आकाशवाणी सूर्य भगवान की, अरे क्यों इतना नाराज हो रहे हो? मैं तुम लोगों का कितना ख्याल रखता हूँ। सौर ऊर्जा का नाम सुना है या नहीं? ओह हाँ, याद दिलाने के लिए थैंक यू। वैसे मुझे याद है आपकी सौर ऊर्जा और इसके फायदे भी। वैसे लिसनर्स, इन सूर्य भगवान की सौर ऊर्जा का सबसे लेटेस्ट नमूना है एक ऐसा हवाई जहाज जो कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी पर चलता है, और इसने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट आज ही के दिन कंप्लीट की। HPSIA नाम के इस अनोखे एयरक्राफ्ट के डिजाइनर और पायलट थे एंड्री बॉशबर्ग और बर्ट्रांड पिकार्ड। 72 घंटे की इस उड़ान का आगाज HPSIA ने स्विट्जरलैंड से किया और मोरक्को पर खत्म किया। इस फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट ने न सिर्फ नए कीर्तिमान बनाए बल्कि हमें इस बेहद यूजफुल सोलर एनर्जी के एक और यूज के बारे में बताया। And we have this airplane flying day and night with absolutely no fuel on board, just on solar power. And now these people, they are biting their fingernails and they are saying, wow, we should have come earlier. They managed to do it. And this is a big satisfaction for the partners who came from the beginning, because these ones have shown to the world that they are real innovators. And this is really what drives this type of partners in a project like this. वैसे यहाँ हम आपको इस बहुमूल्य और उपयोगी सोलर एनर्जी के बारे में कुछ और जानकारी देते चलें। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा से हम हर तरफ पोल्यूटेड हो रहे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हम खाना पकाने से लेकर पानी गर्म करने तक, गाड़ी चलाने से लेकर हवाई जहाज चलाने तक। इसके अलावा सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पा सकते हैं, और वो भी बहुत कम खर्चे पर, और साथ ही साथ अपने पावर रिसोर्सेज को भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसी बात पर चलिए थैंक यू बोल देते हैं हमारे प्यारे से सूर्य देवता को। हमारे थैंक्स के बदले प्लीज गर्मी को थोड़ा तो कम कर दीजिएगा। तथास्तु। सूर्य भगवान को थैंक यू बोलकर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस शख्स की जिनका अपने बारे में कहना था, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। इस आम से दिखने वाले खास इंसान का नाम है बलराज दत्त, जिन्हें हम सुनील दत्त के नाम से भी जानते हैं। 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम शहर में इनका जन्म हुआ, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, और भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद वो हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को सुनील दत्त के हिंदुस्तान आने से जुड़ा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। किस्सा कुछ यूं है कि पार्टीशन के वक्त जब दोनों तरफ बंटवारे के साथ साथ कम्युनल राइट्स की आग में दोनों देश जल रहे थे, तो उसी दौरान इस कम्युनल राइट की आग की चपेट से सुनील दत्त का परिवार भी जलते जलते बचा, और उन्हें इस आग से बचाने वाले उनके पिता के एक दोस्त याकूब थे। इस दंगे से बचते बचाते सुनील दत्त का परिवार हरियाणा के यमुनानगर शहर के मंडोली गांव में आकर बस गया, और इस छोटे से गांव से शुरू हुआ एक नया सफर। मंडोली में परिवार के बसने के बाद सुनील दत्त अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गए, और फिर वहां से अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो मुंबई आ गए।
और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने रेडियो पर भी काम करना शुरू कर दिया। और आप में से शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जिस वक्त सुनील दत्त ने अपना रेडियो पर करियर शुरू किया था, उसी दौर में फेमस रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी ने भी अपना करियर शुरू किया था। दोनों एक दूसरे के कलीग थे। रेडियो में काम करते वक्त जो प्रोग्राम सुनील दत्त किया करते थे, उसमें वो बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू करते थे। शायद यहीं से उनके मन में भी बॉलीवुड का बड़ा नाम बनने की ख्वाहिश जागी होगी। उनकी ये ख्वाहिश जल्दी ही हकीकत में बदल गई और उन्हें एक इंटरव्यू लेने के दौरान ही फिल्म का ऑफर मिल गया। और वो फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि 1955 में आई। तो क्यों ना हम भी सुनील दत्त की इस पहली फिल्म से सुने ये प्यारा सा गाना। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाथा जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाथा जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। इस फिल्म ने न सिर्फ सुनील दत्त को नई पहचान दी, बल्कि दिया उन्हें एक नया नाम भी। तो चलिए खुद सुनील दत्त की आवाज में ही सुनते हैं उनकी बलराज दत्त से सुनील दत्त बनने की कहानी। तो क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आया तो उस जमाने में बहुत बड़े कलाकार थे बलराज साहनी जी, बहुत काबिल। तो हमने कहा कि हम उनके साय तले दब जाएंगे जी, तो हमें अपना नाम बदलना पड़ा जी। तो ये सुनील मुझे अच्छा लगा जी, और दत्त तो मैं हूँ ही। जी हाँ, वो 2-4 नाम चुने गए थे जी, तो उसमें ये मुझे अच्छा लगा। जी, और फिर सैगल साहब ने मुझे चांस दिया था, रमेश सैगल साहब। जी, 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 जी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें चुन लो नाम। तो मुझे अच्छा लगा सुनील। नए नाम और नई पहचान के साथ सुनील दत्त ने अपनी फिल्मों का सफर शुरू किया और रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनकी अगली फिल्म थी एक ही रास्ता। लेकिन सुनील दत्त की जो तीसरी फिल्म थी, उसने उनकी जिंदगी की कहानी बिल्कुल ही बदल दी। वो फिल्म थी महबूब खान डायरेक्टेड लेजेंडरी फिल्म मदर इंडिया। इस फिल्म में नरगिस के बिगड़ैल और गुस्सैल बेटे का किरदार सुनील दत्त ने निभाया था। तो आइए हम भी बिरजू से मिले। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल खिला। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। नहीं बेचो। तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए। या तुझे हिसाब देखना है ना, ये लेते। इस फिल्म ने न सिर्फ सुनील दत्त को एक एक्टर के तौर पर स्टैब्लिश किया, बल्कि उन्हें उनकी जीवन साथी भी यहीं मिली। और वो थी मदर इंडिया में सुनील दत्त की मां का रोल निभाने वाली ग्रेट एक्ट्रेस नरगिस। वैसे आपको मैं यहाँ बता दूं कि इस स्टार कपल की स्टोरी भी बड़ी फिल्मी थी, जहाँ हीरोइन आग में फंसी हुई है और हीरो अपनी जान पर खेलकर हीरोइन की जान बचाता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मदर इंडिया के सेट पर एक दिन अचानक आग लग गई और नरगिस उस आग में फंस गईं। फिर उनकी जिंदगी के इस रियल हीरो यानी सुनील दत्त साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आग से नरगिस को बचाया और यहीं से शुरू हुई इनकी रियल लाइफ की लव स्टोरी। और मदर इंडिया के रिलीज के ठीक बाद ही 11 मार्च 1958 को ये लव स्टोरी शादी के पवित्र बंधन में भी बंध गई। उस वक्त नरगिस जहां बॉलीवुड की सुपरस्टार थीं, वहीं सुनील दत्त फिल्मों में अपनी पहचान खोजते एक अपकमिंग एक्टर। प्रोफेशनली इतना डिफरेंस होने के बाद भी इन दोनों के बीच कभी भी कोई परेशानी नहीं आई और एक सक्सेसफुल कपल की तरह ये दोनों जिंदगी भर साथ रहे। मदर इंडिया के बाद सुनील दत्त को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी और वो एक से बढ़कर एक फिल्में देते चले गए, जिसमें उन्होंने एक्शन से लेकर कॉमेडी, ड्रामा से लेकर रोमांस तक सब कुछ किया। एक डायरेक्टर जिनके साथ उन्होंने मिलकर बहुत सी यादगार फिल्में दी, उनका नाम था B.R. चोपड़ा। वैसे तो सुनील दत्त और B.R. चोपड़ा का रिश्ता सुनील की दूसरी फिल्म एक ही रास्ता से शुरू हो चुका था, लेकिन इस रिश्ते को और भी मजबूत किया हमराज, वक्त और गुमराह जैसी फिल्मों ने। तो क्यों ना B.R. चोपड़ा की फिल्म गुमराह से सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना सुना जाए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
बाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्या गाना था ना फ्रेंड्स, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। खैर वापस आते हैं और बात करते हैं सुनील दत्त के बारे में। B.R. चोपड़ा की फिल्मों ने सुनील दत्त को तरह तरह के और अलग अलग किरदार पर्दे पर जीने को दिए। इसके अलावा उन्होंने दूसरे फिल्मकारों के साथ भी बहुत सी हिट फिल्में दी। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। तो दोस्तों ये तो बात हुई सुनील दत्त की एक्शन, ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों की। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसमें भोला के किरदार में इस एक्टर ने वो कमाल दिखाया कि आज भी ये हम सबको खूब गुदगुदाता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं फेमस कॉमेडियन महबूब के डायरेक्शन में बनी फिल्म पड़ोसन की। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। भाई पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदार निभाने वाले इस एक्टर ने अपनी असल जिंदगी में भी किसी हीरो की तरह ही दूसरों के लिए मिसालें कायम की। जब भी उन्हें मौका मिलता वो सरहद पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंच जाते। इसके अलावा उन्होंने जिन फिल्मों को बनाया उसमें भी एक सामाजिक संदेश होता था। एक्टर होने के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिशियन के तौर पर भी देश के सामाजिक विकास में अहम योगदान दिया और देश के कई अहम पदों पर भी रहे, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। चाहे पर्दे पर निभाए रोल हों या असल जिंदगी के मुश्किल किरदार, सुनील दत्त ने हमेशा ही सच्चाई और बुलंद हौसलों के साथ उन्हें निभाया है। हमारी तरफ से इस महान शख्सियत को सलाम। और आइए सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जिसमें सुनील दत्त की असल जिंदगी के फलसफे का भी पता चलता है। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। अभी तो हमने बात की सिनेमा के पर्दे पर रंग बिखेरते सुनील दत्त साहब की। अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो इन्हीं रंगों को कैनवस के ऊपर बिखेरते थे। साथियों, मैं जिक्र कर रहा हूँ 15वीं सदी के महान स्पेनिश पेंटर डिएगो वेलास्कुएज के बारे में।
फ्रेंड्स, उनकी चित्रकारी ज्यादातर धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रेरित होती थी। हालांकि वेलास्कुएज ने चित्रकारी काफी छोटी उम्र से शुरू की थी, पर उनकी इस कला में परिपक्वता तब आई जब उन्होंने 11 से 16 साल की उम्र में पेंटर फ्रांसिस्को पचेको से कला की बारीकियां सीखी। और शायद यही वजह भी थी फ्रेंड्स कि डिएगो की चित्रकारी में फ्लेमिश और इटालियन रियलिज्म का काफी प्रभाव दिखता था। साथियों, डिएगो का जन्म स्पेन में आज के दिन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, बहुत मन की बात कह ली और अब आपको मैं डिएगो के बारे में आगे बताऊं तो जानते हैं वो कौन सी पेंटिंग थी जिसके कारण पहली बार डिएगो कला की दुनिया में छा गए थे। दोस्तों, वो पेंटिंग थी पोप इनोसेंट X की, जिसे डिएगो वेलास्कुएज ने अपने रोम के दौरे के समय बनाया था। इस पेंटिंग में उनका काम इतना अच्छा था कि न जाने कितने लोगों ने इसकी कॉपी बनाने की कोशिश की थी। शायद किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि मुश्किल है। साथ ही साथ डिएगो की इस उपलब्धि ने उन्हें न सिर्फ मशहूर बनाया बल्कि उन्हें वेस्टर्न आर्ट का सरताज भी घोषित कर दिया। साथियों, उनकी महान कलाकृतियों में से है वाटर सेलर ऑफ सेविल नाम की कलाकृति, जो खुद में ही एक मास्टरपीस है। इसमें डिएगो ने धूप छांव का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है और आज की तारीख में ये पेंटिंग रखी गई है लंदन में। दोस्तों, डिएगो की जिंदगी में इसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब वो स्पेन के बुद्धिजीवी लोगों, कवि, लेखकों आदि के साथ उठने बैठने लगे और इसी संगत का नतीजा था कि डिएगो की बाद की कलाकृतियों में ज्यादातर क्लासिकल थीम्स का समावेश दिखता है। साल 1623 में जब डिएगो ने अपने मैड्रिड के सफर के दौरान किंग फिलिप IV का पोर्ट्रेट बनाया तो उन्हें राजा का ऑफिशियल पेंटर ही घोषित कर दिया गया। इस घोषणा के बाद लगभग 6 सालों तक डिएगो ने इस राजसी घराने के लिए चित्रकारी की। पर दोस्तों, कला के उपासक को भला कौन बांध सका है। राजसी घराने की शान और शौकत को छोड़कर डिएगो ने इटली की तरफ रुख किया और फिर उन्होंने इस देश में घूम घूम कर इटालियन कला को अपने कैनवस पर उतारा। आप जानते हैं कि डिएगो वेलास्कुएज के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स आज मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में, बॉस्टन के म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में और ऐसे ही कुछ दुनिया के नामचीन जगहों पर बहुत ही हिफाजत के साथ रखी गई हैं। आज उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहे 353 साल हो गए हैं, पर कैनवस के रंगों में आज भी वो जीवित हैं। और हम भी आज अपनी टीम की ओर से उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। और अब हम अपनी अगली हस्ती की तरफ बढ़ते हैं जो कवि भी रहे और उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के लिए काफी सराहा भी गया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आज ही के दिन साल 1799 में रशिया में जन्मे अलेक्जेंडर पश्किन के बारे में। फ्रेंड्स, पश्किन रूस के सबसे महान कवि थे। उन्हें रशियन लिटरेचर में उनके रोमानियत के प्रति रुझान के लिए जाना जाता था। वे कब अपनी लिखावट से रोमानियत से यथार्थवाद की तरफ चले जाते थे, ये उनके प्रशंसकों को भी पता नहीं चल पाता था। अलेक्जेंडर पश्किन एक जाने माने घराने में पैदा हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी काफी अच्छी रही होगी और इन्हीं स्कूल के दिनों से ही पश्किन ने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। पर जानते हैं दोस्तों, उनके सबसे बड़े और सबसे पहले प्रशंसक कौन थे? उनके स्कूल के शिक्षक और उनके साथ के विद्यार्थी। सन 1819-20 के आसपास उनके ऊपर बायरन के काम का काफी प्रभाव पड़ा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बायरन एंग्लो स्कॉटिश कवि थे और नतीजतन उन्होंने काफी कविताएं लिखी और इसी कारण दोस्तों पश्किन पर बायरन का प्रभाव साफ नजर आता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कला के कदरदान होते हैं तो दुश्मन भी 1000 होते हैं। पश्किन की कुछ कविताएं उस समय के हिसाब से बहुत बेबाक थीं और जार अलेक्जेंडर फर्स्ट को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने पश्किन को देश से निकाल दिया। पर फ्रेंड्स, ये कोई अंत नहीं था उनकी कविताओं का, बल्कि इन्हीं मुश्किलों ने पश्किन की रचनाओं को और परिपक्व बनाया और उनकी कविताएं अब यथार्थ के और करीब आ गई थीं। उदाहरण के तौर पर 1820 में उनके द्वारा लिखी गई श्रृंखला द प्रॉफिट एंड द पोएट इस बात की गवाह है। पर दोस्तों, जानते हैं, इस महान कवि की जिंदगी जैसे मुश्किलों से घिरी थी, उसी तरह उनकी जिंदगी का अंत भी दुखद हुआ था। उनके विवाह के बाद उनकी घरेलू जिंदगी की कठिनाइयों के कारण उनकी रचनाएं अपना स्वरूप खोने लगी थीं। आगे चलकर वो काफी तकलीफ में रहते थे। इसी बीच इन सभी बातों से तंग आकर पश्किन ने अपने प्रतिद्वंदी जॉर्जस डी एंथेस को लड़ाई के लिए ललकारा, पर दुर्भाग्यवश इस लड़ाई में उनकी हार हुई।
वे काफी आहत महसूस करने लगे और नतीजतन सिर्फ 2 दिन बाद ही सदमे से उनकी मौत हो गई। पर दोस्तों, जो सबसे आहत करने वाली बात थी वो ये कि कहीं उनकी मौत पर लोगों के बीच कोई रोष न फैल जाए। इस डर से सरकार ने उनके अंतिम संस्कार के लिए जो तारीख तय की थी उसके 1 दिन पहले ही उन्हें दफना दिया गया था। और तो और उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को भी देश से बाहर भेज दिया था। मतलब ये दोस्तों की अंतिम क्षणों में उनके प्रशंसक उन्हें एक नजर भी देख नहीं पाए। दोस्तों, आज इस नोबल सोल को हम उनकी जयंती पर अपने इस प्रोग्राम में भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। एक्टर, पेंटर और पोएट के बाद अब बात एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने कुछ ऐसे आविष्कारों को बनाने में इतना अहम रोल निभाया कि उनके किए आविष्कार न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए, और सच कहूं फ्रेंड्स तो मेरे जैसे लोग जो रेडियो पर काम करते हैं बहुत थैंकफुल हैं इन साइंटिस्ट महोदय के, क्योंकि इनकी वजह से ही तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज विनर कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन की। 6 जून 1850 को जर्मनी के छोटे से शहर फुल्डा में इनका जन्म हुआ। अपनी पढ़ाई के दौरान स्कॉलर रहे कार्ल फर्डिनांड ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद 2 साल के अंदर ही दुनिया को उन्होंने अपनी पहली खोज से बता दिया कि वो साइंस की दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। उनकी पहली खोज थी सेमीकंडक्टर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट को रेक्टिफाई करता है। इसके बाद 1897 को इन्होंने टेलीविजन के आविष्कार में एक बड़ी सफलता हासिल की, पहली कैथोड रे ट्यूब बनाकर, जिसे हम आम भाषा में CRT भी कहते हैं। और आपको मैं यहाँ बता दूं कि अभी भी यूरोप के अधिकतर देश और जापान CRT को ब्रॉन ट्यूब के नाम से ही जानते हैं। वैसे चाहे इसे CRT बोला जाए या ब्रॉन ट्यूब, कम्युनिकेशन की दुनिया में यह आविष्कार एक मील का पत्थर तो बन ही चुका है। कम्युनिकेशन की दुनिया को ये खोज देने के बाद ब्रॉन के लिए अब बारी थी रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी की। ये वो दौर था जब रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ी खोज का दौर चल रहा था, और इसी कड़ी में उनकी पहली बड़ी खोज थी क्रिस्टल डायोड रेक्टिफायर। इसके बाद उन्होंने मार्कोनी के साथ मिलकर रेडियो के इन्वेंशन में एक अहम रोल निभाया। मार्कोनी के साथ कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन को 1909 का फिजिक्स के क्षेत्र में प्रमुख काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। वैसे अगर आपको साइंस के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन प्राइज के बारे में जरूर पता होगा। शायद किसी महान शख्स को याद रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि उनके नाम को हमेशा जिंदा रखा जाए। हमारी तरफ से कार्ल फर्डिनांड ब्रॉन को सलाम। दोस्तों, वक्त आ चुका है कि हम आपसे अब विदा लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,